2 साल 4 माह और 6 दिन, इतना ही अरसा हुआ उसे अपनी मनचाही ज़िंदगी को जीते हुए, अपनी आज़ादी की उड़ान भरते हुए। वो इस कदर मसरूर थी कि उसे यकीन नहीं होता था कि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर चुकी है। वो ख्वाब जो कभी हसरत बन के उसकी आँखों में खिचियों की तरह चुभा करते थे। खुदा किसी पे यूँ भी मेहरबान होता है, वो सोच कर रह गई थी। वरना तो वो हमेशा किस्मत से नाला ही रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से तो वो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। आज़ादी उसे ऐसी भरी लग रही थी जैसे बुलबुल को बहार। कभी वो चहकती फिरती और इन 2 सालों में जो परदेस में उसने शिद्दत से याद किया था, वो था आका जान का प्यार, उनकी मोहब्बत। वरना तो उसका दिल ही था दोबारा कभी पाकिस्तान आने का। आज़ाद लम्हों की तासीर को खुद में उतारती वो मसरूर सी आँखें मूंदते हुए गाड़ी की सीट की पुष्ट पर सर टिका गई। खुशी और सुकून जैसे उसके अंग से झलक रहा था। कुछ अमेरिका की आज़ाद फ़िज़ाओं ने भी खूब उस पर रंग चढ़ाया था। अपनी ज़िंदगी से वो बहुत मुतमईन और सरशार थी। मुस्तफ़ा के मरने से वो तो जैसे जी उठी थी। वो इसी खुशी में मगन थी कि गाड़ी के टायरों की चरचराहट और बेसाख्ता उसने आँखें खोली। और फिर सब कुछ इस कदर अचानक हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आ सका। सिवाय उसके कि ख़ुनूदी में जाते हुए उसने आखिरी चेहरा मुस्तफ़ा का देखा था और फिर दिमाग अंधेरी नगरी में उतर गया था। होश आते ही जो एहसास सबसे पहले जागा था वो किसी अनहोनी का था और इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचती, अपने बहुत करीब से उभरने वाली सख्त सरगोशी पर वो न सिर्फ चौंकी थी, बल्कि हैरत और खौफ से दंग रह गई थी। उसे लगा था जैसे वो कोई डरावना ख्वाब दिख रही हो। मुर्दे भी भला कभी जिंदा होते हैं? ये सोच ही उसे खुद ज़्यादा कर रही थी। तभी डर के मारे वो चंद ही सेकंड में पसीने में नहा गई थी। वेलकम बैक मिसेस मुस्तफ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको इस्तकबाल पसंद आया होगा। अगर चाहिए तुम्हारे शयाने बशान तो नहीं था। आखिर इतना बड़ा कारनामा कोई आम इंसान थोड़ी सा अंजाम दे सकता है। अपने से महज 1 इंच के फासले पर लेटे मुस्तफ़ा को देखकर उसके औसान ख़ता हुए थे। उसकी इस कदर क़ुर्बत के एहसास से उसके पसीने छूट गए। तभी गले से निकलने वाली चीज़ बेसाख्ता थी, लेकिन अगले ही पल मुस्तफ़ा के भारी हाथ ने उसकी मज़ीद चीखों को गला घोंटा और वो उसके शिकंजे में महज हड़बड़ा कर रही थी। क्योंकि मुस्तफ़ा की पुरहिद्दत साँस उसके रुखसारों को बुरी तरह झुलसा रही थी। तभी वो मिनट के 1000वें हिस्से में उठ खड़ी हुई और मुस्तफ़ा ने उसका इरादा भांपते हुए लिफाफा उसका हाथ खींचा और वो तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए सीधा उसकी कुशादा सीने में समाई। अब फ़रार की तमाम राहें मुफ़्फ़त हो चुकी हैं मोहतरमा वानिया साहिबा। मैं अपने मिज़ाज और आज़ाद के ख़िलाफ़ तुम्हें बहुत रियायत बख्श चुका हूँ। अब मज़ीद की गुंजाइश ना रखना, इसलिए अगले 5 मिनट में अपना हुलिया दुरुस्त करो, हमें हवेली के लिए निकलना है, बाकी का एहतिसाब इधर ही होगा। अंगारे बरसाते लहजे में वो एक झटके में गुरूर और खुरफर से कहता उसे मुझसे दूर कर गया था और वो तो जैसे होश में आई थी। चंद लम्हे ही लगे थे उसे हकीकत से आशना होने में। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। इस ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी को ज़्यादती की गई है मेरे साथ। डरे सहमे लहजे में कहती वो अपना मौक़िफ़ इस पर वाज़ेह कर गई थी कि वो हरगिज़ मुस्तफ़ा ख़ान के रूप और दबदबे में नहीं आना चाहती थी। अगरचे ये सब कुछ कहते हुए भी दिल अंदर से सूखे पत्ते के माने लरज़ रहा था, लेकिन उसने फिर भी लहजे को हमवार रखने की पूरी नाकाम कोशिश की। और इसके जवाब पर मुस्तफ़ा के कमरे से बाहर निकलते कदमों को एकदम ब्रेक लगी थी और इसकी जसारत और जुर्रत पर वाक़ई महसूस हुआ था पल के इश्क इश्क कर उठा था। तभी धीमे कदमों चलकर बराह रास्त उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो क्या बात है मोहतरमा मानिया साहिबा, लगता है आबो-हवा का असर है जो इसमें फलपुर से निकल आए हैं। लेकिन ये बात दिमाग के खानों में बिठा रखो। मुस्तफ़ा खान नाम है मेरा। ये फलपुर से काटने में मुझे हरगिज़ देर नहीं लगेगी। मैं ज़रा-सा मंज़र से गायब किया हुआ, तुमने तो मुझे सच में मरा हुआ ही समझ लिया। मेरा ख़्याल है अब वक़्त आ गया है कि तुम्हें इस रिश्ते के तकाज़ों का पता चल जाना चाहिए। सर्द और कठोर लहजे में मायने क़ैदी से कहता वो उसके पसीने छुड़ा गया था। लेकिन उसके सामने खुद को कमज़ोर और लाक़र महसूस करवाने की वो अभी भी रवादार नहीं थी। तभी बोलने की जसारत कर गई थी। मैं आपकी मलकित नहीं हूँ, ना ही आपकी ज़रख़रीद गुलाम हूँ, जो आप मुझ पर यूँ अपना रोब झाड़ेंगे। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को और ना ही इसकी पासदारी को। और इसकी बिला वजह की बहस और तकरार उसे ताओ तो दिला गई थी। इसकी जुर्रत पर अब की दफ़ा वो सच में हैरान हुआ था, तभी उसकी तरफ बढ़ा था और दीवार की दोनों जानिब बाजू रख कर उसे कैद किया था, जो डर के मारे बिल्कुल दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी। इतना खौफ़ तो उसे कभी पहले वाली मुस्तफ़ा से ना आया था, जितना खौफ़ उसकी आँखों में छाए सफ़ाकियत से और वो इस वक़्त महसूस कर रही थी। मेरा ख़्याल है बहुत डील बढ़ती गई है तुम्हारे साँचो ज़बान पर इस कदर उबूर हासिल कर चुकी हो, लेकिन अब बहुत हो गया। और फिर अगले पल उसने तकरीबन घसीटते हुए लाकर उसे गाड़ी में पटक दिया।
और फिर इस कदर जारहाना तेवर लिए तुरंत से गाड़ी भगा ले गया, बिना उसके आँसू की परवाह किए, जो अब बाकायदा हिचकियों से रो रही थी। वानिया, वानिया की बच्ची, किधर मर कब गई हो? सोनिया, जो उसके कमरे के में खड़ी उसे आवाज़ें लगा रही थी, उसे सामने वॉशरूम से निकलता देखकर खुशी से चहकते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। क्या बात है, तुम क्यों गुलनार बनी फिर रही हो? आगा जी का फ़ोन आया था, आज रात को लोग वहीं रुकेंगे, बुआ बुआ की तरफ। तो इसमें खुश होने वाली कौन-सी बात है? पगली, आज रात हम मिलकर अपनी फ़ेवरेट हॉरर मूवी देखेंगे। ना बहन, मुझे तो तुम माफ़ ही रखो। पिछली दफ़ा के तुम्हारे खड़ूस भाई से होने वाली इज़्ज़त अफ़ज़ाई मुझे अच्छे से याद है। ऊपर से तुम गला इतना खोलती हो जैसे वो जिन हीरोइन का नहीं तुम्हारा आशिक हो और तुम्हें उठा के ले जा रहा हो। अच्छा, अब ज़्यादा बनो नहीं। कम तो तुम भी नहीं करती। जिस पर वो चुप कर गई। क्योंकि हकीकत थी, कम तो वो भी ना थी। थोड़े तौक़ुफ़ के बाद वो मूवी देखना शुरू हो गई थी और जैसे-जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी, वैसे-वैसे उनकी साँसें भी डर के मारे खुश्क हो रही थी और फिर अचानक से लाइट किया गई। उनके डर में कई गुना इज़ाफ़ा कर गई। तभी वो डर के मारे चीखें मारते बाहर को भागी और मुस्तफ़ा, जिसने हवेली की दहलीज़ पर कदम रखा ही तेज़ी से भागते हुए अंदर की तरफ बढ़ा और अभी वो दाख़िली दरवाज़े में दाख़िल हुआ ही था कि एक नफ़सानी वजूद उसे बुरी तरह टकराया था। जैसे उसने कमर से थामे बमुश्किल गिरने से बचाया, अभी भी अपनी गैर मामूली तेज़ी चलती धड़कनों के साथ उसे यूँ चिपकी खड़ी थी जैसे कोई छोटी बच्ची हो और उसे पूरी हवेली यकायक जैसे रोशनियों से नहा गई थी और शोर की आवाज़ पर सारे मुलाज़िम भी इकट्ठा हो गए थे और इन सब की मौजूदगी में मुस्तफ़ा ने उसे यूँ खुद से चिमटे देखा, तो एक झटके से खुद से दूर किया, जो अभी भी सख्ती से आँखें नीचे उसके साथ ही चिपकी खड़ी थी और फिर आँखें खोलने पर, जैसे ही उसे अपनी पोज़ीशन का ख़्याल आया और फिर जैसे घोड़ों पानी आना घेरा था। मारी शर्मिंदगी और ख़फ़ियत से नज़रें ही नहीं उठाई जा रही थी और मुस्तफ़ा से होने वाली मुतवक्का इज़्ज़त अफ़ज़ाई का सोच कर ही जैसे रूह काँप गई। क्योंकि पिछली दफ़ा तो महज़ उनकी मूवी देखने पर ही अच्छी-ख़ासी क्लास लगी थी और जब उसने इर्द-गिर्द निगाह दौड़ाई तो सोनिया को हमेशा की तरह गायब पाया। क्या तमाशा लगा हुआ है? जाओ सब लोग अपने-अपने क्वार्टरों में। इसी तरह रात आवाज़ पर सारे मुलाज़िमीन आगे बढ़ गए थे, जिनके चेहरों पर दबी-दबी हँसी थी, क्योंकि वानिया और मुस्तफ़ा के माबैन ताल्लुक से सभी आगाह थे। और तुम ज़रा कमरे में आओ, खबकी भरे अंदाज़ में कहता। वो सीढ़ियाँ अबूर कर गया, कमरे के बक्कल दरमियान में। बिल्कुल दरमियान में वो सर झुकाए ऐसी खड़ी थी जैसे कोई मुजरिम हो और सामने बैठा मुस्तफ़ा खान बड़ी वारफ्तगी से निगाहों से उसे देख रहा था। कुछ देर पहले वाली तरफ और सख्ती जैसे कहीं ज़ायद हो गई थी और इसकी जगह आँखों में एक नरम-गरम जज़्बे ने ले ली, जो न जाने कब से उसके दिल में पेवस्त हो गया था। उसका अच्छे से जायज़ा लेने के बाद वो गोया हुआ था, जो इन सब जज़्बों से अनजान ऐसे ही सर झुकाए खड़ी थी। मोहतरमा मानिया साहिबा, इस कदर वालेहाना इस्तक़बाल करने का क्या जवाज़ बनता है, वो भी सारे मुलाज़िमीन के सामने। बस एक अर्ज़ कर देती कि मैं खुद पेश हो जाता आपकी खिदमत में। और वानिया जो बेइज़्ज़ती के लिए खुद को तैयार कर रही थी, मुस्तफ़ा खान के गैर मुतवक्का बात पर चौंक कर उठी और हैरत से उसकी तरफ देखा, जिसकी आँखों में आज चलेगी जिस्मों का जहान आबाद था। यह रात के इस रसों का असर था, तभी इसकी साँसें जैसे खुश्क हुई थी और अगले ही पल वो नज़रें झुका के, मुझे लगता है कि तुम हमारे दरमियान बचपन से जुड़े रिश्ते से बखूबी आगाह हो, तो फिर इस बेइतनाई और गुरेज़ की वजह। और आज तो वो जैसे वानिया को झटके पे झटके दे रहा था। दिल तो किया था कह दे कि वो नहीं मानती इस रिश्ते को और ये बेइतनाई और गुरेज़ भी तो तुम्हारे मनहूने मिन्नत है। हर इंसान पर अपना तसल्सल जमा कर हर एक पे रोक रखना और बचपन से लेकर आज तक सिर्फ़ मुस्तफ़ा खान की तो मानी गई थी। उन्हें तो हमेशा से तीसरे दर्जे की मख़लूक़ समझा गया था। दिल जैसे चीख कर कह रहा था, जैसे तुम गुरेज़ समझते हो नफ़रत है वो नफ़रत, जिसका इज़हार वो इस हवेली में तो खुलेआम बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन ज़ुबान पर ताले लगाए वो सिर्फ़ सोच ही सकती थी, क्योंकि कहने की हिम्मत उसमें अभी भी नहीं थी। मैंने कुछ पूछा है वानिया? मुझे नींद आ रही है मुस्तफ़ा भाई, मैं जाऊँ? मेरा ख़्याल है हमारे माबैन रिश्ते की नज़ाकत से तुम बखूबी आगाह हो। फिर ये भाई का दमचुल्ला साथ लगाना ज़रूरी तो नहीं है? मुस्तफ़ा बोलो। और इनके अगले हुक्म पर इसका फ़ोन खौल उठा था। वही रोब और धौंस से तो नफ़रत थी उसे। मैंने शायद कुछ कहा है वानिया? अब वो बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया था, इससे महज़ 1 इंच के फ़ासले पर। और वानिया नज़रें झुकाए लब काटे में बुरी तरह मसरूफ़ थी। तभी उसने हाथ बढ़ाकर उसकी थोड़ी को ऊँचा किया था और फिर शहादत के अंगूठे से उसके लब सहलाए। क्यों ज़ुल्म करती हो इन बेचारों पर? और वानिया को तो जैसे करंट छू गया था, तभी वो एक झटके से पीछे हटी और हरासा नज़रों से मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जो शायद उसकी ज़हनी कैफ़ियत समझ गया था। तभी हाथ के इशारे से उसे जाने की इजाज़त दे दी और इजाज़त मिलने की देर थी कि वो सर धड़ की बाजी लगाकर यूँ भागी थी जैसे कोई जिन भूत देख लिया हो और पीछे मुस्तफ़ा के लब सरगोशी से कैफ़ियत में हिले। तुम्हारा जल्द कुछ करना पड़ेगा जाने मुस्तफ़ा। यूनिवर्सिटी से निकलते हुए जब उसकी निगाह सामने गाड़ी में बैठी मुस्तफ़ा पर पड़ी थी, तो हलक का कड़वा हो गया।
एक तो दिल किया था पीछे ही मुड़ जाए, लेकिन फिर हमारे बंदे सुस्त रवि से चलती हुई थोड़ा घबराते हुए उसके बराबर आकर बैठी और वो जो मोबाइल में मसरूफ़ था, उसकी तरफ देखते हुए तमाम तवज्जो उस पर मरकूज़ कर दिया। "कोई दुआ सलाम का रिवाज भी है कि नहीं?" उसने मुस्कुराते हुए हल्के से तंज़-आमेज़ लहज़े में कहा, जिस पर वो चुप कर गई और चेहरा दूसरी जानिब मोड़ कर बैठ गई। तभी वो फिर गोया हुआ, "नाराज़ हो क्या?" और उसकी इस कदर लगन और लापरवाही से परवाह से पूछने पर वो चौंकी ज़रूर थी, लेकिन चेहरा दूसरी जानिब ही रखा। ये भला मुस्तफ़ा खान का कौन-सा रूप था? ऐसे अंदाज़, ऐसा लबो लहज़ा तो ज़िंदगी में वो पहली बार देख रही थी, वरना तो वो हमेशा जल्लाद खान के रूप में ही उसके सामने आया था। "मैंने कुछ पूछा है वानिया?" मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होने लगी? दिल तो किया था कह दिया गुस्सा। नाराज़गी वहाँ अहमियत रखती है जहाँ मोहब्बत हो, मान हो, इज़्ज़त हो, एहतराम हो और हमारे दरमियान तो सिर्फ़ नफ़रत है, शदीद नफ़रत। सर लहज़े में कहती। अब वो अपने बैग के स्टेप से खेल रही थी, जबकि वो लब भींचे उसकी तरफ देख कर रह गया। हकीकत में उसे पानी की इस सदमौरी पर जी भर के ताव आया था और फिर अगले ही पल वो गाड़ी ओर के लिए गया, उड़ा के ले गया। वानिया, ये देखो, क्या है मेरे हाथ में? और वानिया बिना उसकी तरफ देखे सर तासुरात लिए यूँ ही खामोशी बैठी रही, जो कि गुस्से का वाज़ेह इज़हार था। अच्छा सॉरी यार, मुझे क्या पता था भाई आ जाएगा और तुम फँस जाओगी। हाँ, हाँ, तुम तो बहुत मासूम हो ना, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। हकीकत ये है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो। इसलिए मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूँगी और ना ही तुम्हारी बातों में आऊँगी। ऐसी संगदिल और कठोर तो ना बनो वानी, ये देखो म्यूज़िक कॉन्सर्ट के टिकट। उसने खुशी से चहकते हुए टिकट्स को हाथों में लहराया और वानिया का दिल उसकी सोच पर इश्क इश्क कर उठा। हवेली में म्यूज़िक सुनने को मायूस समझा जाता था और यही बीवी चली थी म्यूज़िक कॉन्सर्ट पर। तभी उसने सोनिया की तरफ यूँ देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पे शुबा हो। ऐसा क्या देख रही हो? मैंने पहले से सारा बंदोबस्त कर रखा है, तुम बस चलने की तैयारी पकड़ो। आगा जी ने इजाज़त दे दी और तुम्हारा चालाक भाई। और उसके यूँ कहने पर उसने घूर कर देखा। अम्मा से मैंने कहा था आलिया के घर मिला दे, तो आगा जान ने इसलिए इजाज़त दे दी। और वानिया उसके सफ़ेद झूठ पर हैरत से मुँह खोले देख रही थी। ना पापा ना, मैं तो नहीं जा रही। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएँगे और मैंने तो अपने कपड़े भी इसी हिसाब से सिलेक्ट किए हैं। देखना कितनी हुट लगेंगी हम। आँख दबाकर उसे छेड़ती वो रफूचक्कर हो गई और वानिया इसकी उटपटांग हरकतों पर बस मुस्कुरा कर रह गई। जिस वक्त वो म्यूजिक कॉन्सर्ट पर पहुंची थी, वानिया तो चकरा कर रह गई। कॉन्सर्ट क्या था, तूफानी बदतमीजी था, ऊपर से उसकी बेहुदा सी ड्रेसिंग उसे और खौफ से दो चार कर रही थी। लेकिन इसके बरक्स सोनिया अपनी दोस्त के साथ खासा एंजॉय कर रही थी और फिर वो इस कदर शोर शराबे से घबरा कर जल्द इस भीड़ से बचने के लिए गैर महसूस अंदाज में पीछे की तरफ हो रही थी, इस चीज की परवाह किए बगैर कि उसके बुरे मजमे में वो गुम भी हो सकती है। और वही हुआ जिसका डर था। 2 घंटे तो उसने जैसे तैसे करके गुजार लिए, लेकिन जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ, रात की तारीकी भी हर सू पूरी तरह फैल चुकी थी और अब वो हुक्कों की तरह इधर-उधर नज़र दौड़ाकर उन्हें ढूँढने की कोशिश कर रही थी, जिनका दूर-दूर तक कोई नामो-निशान न था। अब वो रोनी सूरत थी है। पागलों की तरह बाकी लड़के-लड़कियों के साथ बाहर निकल आई, लेकिन बाहर निकलने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, जाना किधर है? ऊपर से शोमी किस्मत 3-4 आवारा से लड़के अलग उसके पीछे हो गए। कॉन्सर्ट में तो जैसे-तैसे करके वो उन्हें चकमा देकर निकल आई थी, लेकिन बाहर निकलने पर वो फिर उसके पीछे हो लिए। वाह! क्या हॉट चीज़ है यार। इनमें से एक ने लुक़मा दिया, तो बाकी सब हँसने लगे। किधर जाना है बीबी? हम छोड़ देते हैं। अब वो तरह-तरह के जुमले कसते बकायदा बेहुदा हरकतों पर उतर आए थे और एक एक ने तो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश भी की थी, जिस पर वो अपने खोते हुए हवसों समेत सर धड़ की बाजी लगाकर भागी। अंधाधुंध अंधेरे में भागती हुई वो न जाने किधर निकल आई थी, लेकिन अपने पीछे भारी कदमों की आवाज़ उसे अब भी सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक ही वो एक फौलाद जैसे वजूद से टकराई और फिर जब उसने नज़रें उठाकर देखा, तो मुस्तफ़ा को अपने सामने देखकर वो इस कदर डरी थी कि हवा सी खो गई। तभी वो अगले ही पल उसे बाजू से भरे गाड़ी की तरफ बढ़ा और माथे पे छाया शुकनों का जाल उसे गुस्से में होने की वाज़ेह दलील था। रात के 12 बजे के करीब जिस वक़्त वो हवेली में दाखिल हुआ, उसे बाजू से उठाया। उसने सीधा अपने कमरे का रुख किया था, जो अभी भी बेहोशी की हालत में थी, लेकिन इसके दाएँ पाँव पर पट्टी करने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि वो आधे घंटे तक होश में आ जाएगी। और फिर जब 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से जीन्स और बनियान पहने निकला, तो वो होश में आ चुकी थी और बेड पर लेटी बगौर कमरे का जायज़ा ले रही थी। तभी वो उसके पास ही थोड़े फासले पर आकर बैठा और बेड की हरकत करने पर उसने चौंक कर मुस्तफ़ा को देखा, जो उसे ही देख रहा था। "कहाँ गई थी तुम?" सर लहजे में पूछा गया, सवाल किया गया था, खंजर था, जो वानिया के दिल में बेबस हो गया और वो हरासत से उसे देख रही थी। "मैंने जो पूछा है बताओ वानिया, यूँ हरासत नज़रों से देखकर मेरा ज़ब्त मत आज़माओ।" अंदाज़ गंभीर था और वानिया लाख उससे नफ़रत के बावजूद भी खुद को इस वक़्त मुजरिम समझ रही थी। आखिर गलती तो उसी की थी। जिसे सोचते हुए उसकी आँखें लबालब पानियों से भरने लगी। तभी वो टोक गया, "इन आँसुओं से काम नहीं चलेगा, वानिया।
तुम इस वक़्त वहाँ कैसे पहुँची थी? क्या हुआ है वो बताओ? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैं इस वक़्त किस कर्ब से गुज़र रहा हूँ। वो जैसे सच में सबके आखिरी मराहिल पर था, क्योंकि उसकी आँखें इस वक़्त लहू छलका रही थी और उसके दिमाग में चलने वाले ख़दशात का वानिया को अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। तभी वो लाख उसे गुरेज़ और नफ़रत के बावजूद सब कुछ सच-सच बता गई, जिसे सुनने के बाद जैसे उसके एहसास पे भारी बोझ सा था। लेकिन चेहरे का तनाव अभी भी कम नहीं हुआ था। मेरा ख़्याल है जितना पढ़ना था पढ़ लिया तुमने। मैं आगाजान से बात करता हूँ, सुबह हमारा निकाह है। और हाँ, कमरे से निकलते वक़्त अपना हुलिया दुरुस्त कर लेना, किसी इंडियन मॉडल से कम नहीं लग रही। वो और उसके सरापे पे निगाह मारता वो उसके सर पे धमाका करके रोका नहीं, बल्कि कमरे से निकलता चला गया और पीछे वो यूँ बैठी थी जैसे कांटों के बदन में लहू ना हो। रात के 10 बजे वो असाइनमेंट बनाने की गर्ज से लैपटॉप खोले यूं ही बेध्यानी में बैठी थी, क्योंकि ध्यान तो सारा अगली की सुबह होने वाली बातों में था। ये बात तो सच थी कि उनके एतबार को वाकई ठेस पहुंची थी, लेकिन वो इतनी बड़ी सजा की भी हकदार नहीं थी कि अपनी नापसंदीदा हस्ती मुस्तफा खान से ही शादी पर रजामंद हो जाती। इसलिए वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते हुए आगाजान के सामने इनकार कराई। अभी वो सोच ही रही थी कि वो दंदनाता हुआ उसके कमरे में दाखिल हुआ और जारेहाना तेवर लिए उसे पूछा, क्या बकवास करके आई हो तुम आगाजान के सामने कि उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई? क्या हुआ आगाजान को? उसने परेशानी और हैरत से इस्तफसार किया। वही हुआ है जो तुम जैसी परमावदार औलाद की नाफरमानी के नतीजे में होता है। गहरे तंज का तीर तीर था, तभी वो बिलबिला उठी। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ। ये परमाबरदारियों की ढोंग रचा के अहमियत नहीं वसूल करती। ज़बान को थोड़ा लगाम दो। अंदाज है क्या? क्या कह रही हो? सब कुछ कहने का इख्तियार बस आपके पास है। इसलिए आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, किसी से कुछ भी बनवा सकते हैं। आखिर को आप घर के इकलौते सपूत जो ठहरे और हम रहे तीसरे दर्जे की अदना मखलूक। आंसू वो जैसे फट पड़ी थी, इतने सालों की नफ़रत को जैसे ज़ुबान मिल गई हो। और मुस्तफ़ा ने उसे हैरानी के आलम में देखा, जिसकी ज़ुबान अंगारे बरसा रही थी। वो तो आज तक सिर्फ़ उसको बुरी समझ रहा था, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। आप जानना चाहते हैं ना कि मैंने क्या कहा है? अगर जान से तो सुनें। फिर मैंने आपसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। मैं नहीं मानती बचपन के इस नाम-नहाद रिश्ते को, क्योंकि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत, और अब से नहीं बचपन से करती हूँ। इस टाइम से जब तुम सबकी आँखों की ठंडक थे, सबका लाडला, सबका परवरदिगार मुस्तफ़ा, क्योंकि मैं सारी उम्र ऐसी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती जिसमें एहसास कमतरी का एहसास मेरी रूह को घायल करता है। हो गई तो फिर तो अब मेरी भी सुनो। शादी तो तुम्हारे मुझसे ही होगी, फिर चाहे नफ़रत से हो या मोहब्बत से, और कल के बजाय आज ही होगी। ठंडे ठार लिए में कहता हुआ रुका नहीं था, और पीछे मानिया ने मारे वहशत गुस्से से बेबसी और लाचारी के सारा कमरा ही उलट कर रख दिया था, लेकिन उसके अंदर पकता लावा कम होने में नहीं आ रहा था। ब्यूटिशियन की लाख वरना समाचार के बावजूद वो हाथ नहीं आ रही थी। सोनिया, बड़ी माँ, हर एक ने उसे समझा दिया था कि देख लिया था, लेकिन वो थी कि अपनी जिद पे ही अड़ी हुई थी। रो रो कर अलग उसने अपनी आंखों का हशर कर दिया था। बिखरे उजड़े सरापे में शीशे के सामने बैठी वो संगे मरमर का कोई मुजस्मा ही लग रही थी। तभी मुस्तफा खान कमरे में दाखिल हुआ और हाथ के इशारे से ब्यूटिशियन को बाहर जाने का कहा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों तमाशा लगा रखा है? तमाशा मैंने नहीं, आपने लगा रखा है। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ? आप कभी खुश नहीं रह सकेंगी मेरे साथ। वो जैसे चीख पड़ी। चलो तुम नफ़रत करती हो, मैं मोहब्बत कर लूँगा, अच्छा गुज़ारा हो जाएगा। बिना उसके आँसू की परवाह किए वो हल्का-सा मुस्कुराते हुए बोला, आप इंतहाई घमंडी, मग़रूर और सेल्फ़िश इंसान हैं। आपको सारी ज़िंदगी अपने सिवा कोई नज़र नहीं आया, ना कभी कोई आ सकता है। बिना खौफ बिना खौफनाक व ख़तर आज वो जैसे आर या पार करने के दर पे थी, लेकिन सामने वाला भी जैसे आज ठंडी पुआल बना हुआ था, जिस पे उसका कोई जुमला, कोई तंज़ असर नहीं कर रहा था। ये तो तुम ज़्यादती कर रही हो। अब जाने मुस्तफ़ा, हालाँकि तुम्हारे मामले में तो मेरे एहसास शुरू से ही बेदार रहे। शोख अंदाज़ में कहता वो उसके आवारा रेड को हल्का-सा खींच गया था, जिस पर वो बेरुखी से हाथ झटकते ही बोली, आप जैसा चालाक मकार इंसान शायद ही दुनिया में कोई दूसरा हो। तारीफ़ के लिए शुक्रिया, पर जैसा भी हो, दिलो जान से तुम्हारा हूँ। ढिठाई के आला मिसाल कायम करता वो फिर मुस्कुराया। न जाने क्या बात थी, आज वो अपनी आदत और मिज़ाज के खिलाफ जाकर उसे खुला मार्जिन दे रहा था। इसकी कोई बात उसे बुरी नहीं लग रही थी, शायद वो खुश था। मनचाहे हमसफ़र को पा लेने की खुशी उसकी आँखों से झलक रही थी। आप पछताएँगे, बल्कि मैं आपको पछताने पर मजबूर कर दूँगी। देखना, मैं भाग जाऊँगी यहाँ से और कभी आपके हाथ नहीं आऊँगी। आँसू साफ करते हुए जैसे वो एक पुख्ता अज़्म से बोली, और बल्कि हज़ारवें हिस्से में मुस्तफ़ा की आँखों का रंग बदला और उसके मुकाबले आकर एक झटके से उसे झिड़कते हुए खड़ा किया। इतनी देर से सुन रहा हूँ तो मतलब वाज़ेह है, मैं इस रिश्ते में मौजूद मान और एहतराम को बरकरार रखना चाहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बेगैरत हूँ। बेहयाई और बेवफ़ाई की सज़ा मेरे कागज़ों में एक ही होती है, और वो है मौत। मेरे ख़्याल में बात तुम्हारी अकल और समझ में आ गई होगी, इसलिए अब चुपचाप तैयार हो जाओ। मुझे दोबारा इधर आना पड़ा तो अब की दफ़ा तुम्हारी नाज़ुक मिज़ाजी के लिए ये अच्छा साबित नहीं होगा। एक-एक लफ्ज़ सर्द लहज़े में चबा-चबा कर कहता वो निकलता चला गया था, और पीछे वानिया सुन दिमाग लिए बैठी। न जाने क्या था उसकी आँखों में कि एक पल को अंदर अंदर तो वो सहम गई थी, लेकिन महज़ एक पल को।
फिर कब वो दुल्हन बनी थी, कब निकाह हुआ, कब वो वानिया से वानिया मुस्तफ़ा बन गई, उसे कुछ खबर नहीं हुई। उसने तो जैसे सारे एहसासात ही निकाह के साथ मार डाले थे, तभी सारे तमाशे में बस फूल बनकर बैठी रही, जैसे उसे इस सब से कोई सरोकार ना हो। लेकिन जिस्मा को दोबारा रात के तीसरे पहर अपने कमरे में आई थी, तो ये ख्वाब ज़्यादा देर बरकरार नहीं रख सकी और फूट-फूट कर रोते हुए जैसे बेहाल हो गई। और ज़िंदगी में पहली बार दिल ने मुस्तफ़ा खान को मौत की दुआ बड़ी शिद्दत से मांगी। आपने एक-एक ज़ेवर को नोच-नोच कर उतार कर फेंकी, मुस्तफ़ा खान को बददुआएँ भी दे रही थी। खुदा करे तुम मर जाओ मुस्तफ़ा खान, ज़िंदगी की कोई खुशी तुम्हें रास ना आए। आखिर तो तुम मर क्यों नहीं गए मुस्तफ़ा खान? मेरी खुशियों को, मेरे ख्वाबों को उजाड़ने से पहले तुमने मुझे हमेशा शिकस्त दी है, तुम हमेशा से मेरी आरज़ुओं के कातिल रहे हो। तुम्हारा ये नाम, तुम्हारा ये मकाम, तुम्हारी ये शान और शौकत खुदा करे मटिया मेट हो जाए, मर जाओ तुम, मुझे आज़ादी की सांस आ सके, मुझे सुकून आ सके। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे नाम की तलवार मेरे गले में कैसी आज सिर्फ साए की तरह लटकती रही। अल्लाह मियाँ, तुमने क्यों मुझे निजात नहीं दिलाई? आपने क्यों मुस्तफ़ा को बनाया? अगर मुस्तफ़ा को बना दिया था तो मुझे ही ना बनाते? इसे मर जाना चाहिए, इसे मर जाना चाहिए था। और ऐसे बैंड डाल रही थी जैसे अपने हवासों में ना हो। और दरवाजे में मुठ्ठियाँ भींचे खड़ा मुस्तफ़ा जैसे सुनसा हो गया था। वो जो उसे लेने आया था उसकी आहों पुकार पर बाहर के लिए कदम रोक गया और फिर अगले पल वहां से निकलता चला गया। आज न जाने कितने दिनों बाद वो कमरे से बाहर निकली थी। इरादा यूनिवर्सिटी जाने का था, क्योंकि इतने दिनों की गैर हाजिरी उसका अच्छा खासा पढ़ाई का नुकसान कर गई। तभी वो बाहर निकली थी कि सामने गाड़ी में बैठे मुस्तफ़ा को देखकर ठिठकी और फिर बिना उसकी तरफ तवज्जो दिए सीधे ड्राइवर के पास आई। और इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठती, मुस्तफ़ा उसके सर पे जा पहुंचा। गाड़ी में बैठो जाकर। और हैरत अंगेज तौर पर वो चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई थी और मुस्तफ़ा ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए बगौर उसकी तरफ देखा और फिर अपने कंधों पर डाली शॉल को उतार कर उसके गिर्द उड़ा दिया, क्योंकि आज वो शलवार कमीज में मलबूस था और ये स्पेशल तैयारी से कोर्ट जाने के लिए ही थी, जिसका मतलब था कि आज वो गाँव जा रहा था। तभी ये सोचते हुए पानी के अंदर जैसे सुकून सा उतरा और उसकी शाल को वो जो खुद से दूर करने का इरादा रखती थी उसके अंदाज देखकर वो टोक दिया। मर्द के बाद औरत का सबसे बड़ा साहिबान चादर होती है, और आज के बाद मैं तुम्हें बगैर चादर के न देखूं। मुझे किसी साहिबान की जरूरत नहीं है, रूठे अंदाज में बोली। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी बल्कि बताया है, तो सीधी तरह कहे ना कि हुक्म दे रहे हैं। और इसकी इस कदर साफ हुई पर महफूज हुआ, यही समझ लो। लेकिन मैं आपकी कोई बात मानने की पाबंद नहीं हूँ। जितनी मनमानी आपने करनी थी कर ली। क्या तो अभी मैं कुछ भी नहीं। मिसेस मुस्तफ़ा ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रही है। वो कुछ नहीं, वो कुछ इस मायने क़ायदे से बोला था कि ना चाहते हुए भी वानिया सौंफ पड़ गई। दिल करता है तो मैं अपने साथ ही ले जाऊँ गोद, इसी बहाने हमारा हनीमून भी हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के गेट के आगे गाड़ी खड़ी करते हुए वो एक अदा से बोला था जैसे उससे हिचकिचाहट उठा रहा हो। और मेरा दिल बताऊँ क्या करता है कि आप मर जाओ, मेरी जान छूट जाए। तब तक कहती वो एक झटके से गाड़ी से बाहर निकली थी। सारी ख्वाहिशें पूरी थोड़ी होती हैं जाने मुस्तफ़ा, अपनी की तरफ ही देख लो, किनारे पर बैठी भी प्यासी है। आज वो जैसे उसे पूरा पूरा ज़िद करने के दर पे था, तभी वो तन-फन करती निकलती चली गई और पीछे वो मुस्कुराकर गाड़ी भगा ले गया। खिलाफ-ए-मामूल आज उसका मूड अच्छा था, तबीयत पे शायद सर्दगी और गम की कैफियत दूर कहीं जा रही थी, इसलिए वो हशाश-बशाश सी बैठी अपनी ईमेल चेक कर रही थी, तभी उसकी नज़र थोड़ी देर पहले आने वाली ईमेल पर गई थी और वो तो जैसे जी उठी। ईमेल क्या थी, आज़ादी का परवाना था। तभी वो खुशी से झूमने लगी, क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप लग गई थी और वो भी अमेरिका की, इसलिए खुशी से झूमती वो हर गम भूले बैठी थी। तभी उसके फ़ोन पर मुस्तफ़ा की कॉल आने लगी, जो उसने न जाने किस लहर में उठा ली। कैसी हो मिसेस मुस्तफ़ा? बहुत अच्छी। वाह! क्या बात है, खिलाफ-ए-मामूल आज अंगारे पर बरसा रहे। तबीयत तो ठीक है? आपसे मतलब? मतलब तो ख़ैर सारे मुझ तक ही आते हैं। ये अलग बात है कि मेरी मिसेज़ थोड़ी बाक़ई किस्म की औरत है। एक बात पूछूँ? जी, वैसे मेरे ना कहने पर आप ऐसा पूछेंगे नहीं। लगता है मेरी सोहबत का असर हो रहा है, जो ज़रा समझदारी वाली बातें करने लगी हूँ। आपकी सोहबत में इंसान सिर्फ़ धोर जमाना और मनमानी करना ही सीख सकता है, क्योंकि यही आपको आता है। तारीफ़ का तहे दिल से शुक्रिया। मुस्कुराते हुए कहा था, लहज़ा जलाने वाला था। आपने शायद कुछ पूछना था? नहीं, फिर कभी सही। फ़ोन क्यों किया? वैसे ही मैंने सोचा तुम मुझे याद कर रही होगी। खैर अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे जो मैं आपको याद करने लग जाऊँ। तो कोई बात नहीं, आ जाएँगे और ज़रूर आएँगे, ये बताने के लिए फ़ोन किया है। नहीं, बताना तो कुछ और भी चाह रहा था, लेकिन तुम सुनने की रवादार नहीं। और इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, फ़ोन से उभरने वाली धमाके की आवाज़ इस कदर तेज़ थी कि फ़ोन बेसाख्ता उसके हाथों से गिरा। आज तीसरा दिन था और मुस्तफ़ा खान का गाड़ी समेत कुछ आता पता नहीं था, और हवेली में जैसे ही कोहराम बरपा था, हर कोई गम की निढाल था सिवाय मानिया के, जिसके दिल में ऐसा सुकून उतरा था जैसे सर से कोई भारी बोझ सा उतर गया। इसलिए वो अंदर से मसरूर फिर रही थी कि आज से ठीक 8 दिन बाद की तो उसकी फ्लाइट थी और लोग उसे हमदर्दी करते नहीं थकते थे। कम उम्र में बेवा हो जाने से वो सबकी खूब हमदर्दियाँ समेट रही थी और अंदर से ऐसी महसूस थी कि दिल झूमने को करता था। और फिर आकाजान से उसने खूब रो-धो के जिस ड्रामे से इजाज़त ली थी, उसकी तो दाद देनी थी।
2 साल 4 माह और 6 दिन, इतना ही अरसा हुआ था उसे अपनी मनचाही ज़िंदगी को जीते हुए, अपनी आज़ादी की उड़ान भरते हुए, और वो इस कदर मसरूर थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर चुकी है। वो ख्वाब जो कभी हसरत बन के उसकी आँखों में केंचुओं की तरह चमका करते थे, खुदा किसी पे यूँ भी मेहरबान होता है, वो सोच कर रह गई थी, वरना तो वो हमेशा किस्मत से नाला ही रही। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से तो वो जैसे हवाओं में उड़ रही थी, आज़ादी उसे ऐसी भरी लग रही थी जैसे बुलबुल को बहार, तभी वो चहकती-फिरती। और इन 2 सालों में जो परदेस में उसने शिद्दत से याद किया था, वो था आगे का प्यार, उसकी मोहब्बत। वरना तो उसका दिल ही नहीं था दोबारा कभी पाकिस्तान आने का। आज़ाद लम्हों की तासीर वो होठों में उतारती, वो मसरूफ़ सी आँखें मूंदे गाड़ी की सीट पे खुद पर सर टिका दी। खुशी और सुकून जैसे उसके अंग-अंग से झलक रहा था। कुछ अमेरिका की आज़ाद फ़िज़ाओं ने भी खूब उस पर रंग चढ़ाया। अपनी ज़िंदगी से वो बहुत मुतमईन और सरसार थी। मुस्तफ़ा के मरने से तो वो जैसे जी उठी और ऐसी खुशी में मगन थी कि गाड़ी के टायरों की चरचराहट पर बिसाकर उसने आँखें खोली, और फिर सब कुछ इस कदर अचानक हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। ख़ुनोदगी में जाते हुए उसने आखिरी चेहरा मुस्तफ़ा का देखा था, और फिर दिमाग अंधेरी नगरी में उतर गया। होश आते ही जो एहसास सबसे पहले जागा था वो किसी अनहोनी का था, और इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोच ली, अपने बहुत करीब से उभरने वाली सरगोशी पर वो न सिर्फ चौंकी थी बल्कि हैरत और खौफ से दंग रह गई। उसे लगा था जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रही है। मुर्दे भी भला कभी जिंदा होते हैं, ये सोच ही उसे खौफजदा कर रही थी, तभी डर के मारे वो चंदी सेकंड में पसीने में नहा गई। वेलकम बैक मिसेस मुस्तफ़ा, उम्मीद करता हूँ आपको इस अखबार पसंद आया होगा। अगरचे ये तुम्हारे शाने बशाने नहीं था, आखिर इतना बड़ा कारनामा कोई आम इंसान थोड़ी सा अंजाम दे सकता है। अपने से महज 1 इंच के फासले पर लेटे मुस्तफ़ा को देखकर उसके आसान खता हुए थे। उसकी इस कदर फ़ुर्बत के एहसास से ही उसके पसीने छूट गए, तभी गले से निकलने वाली चीख बेसाख्ता थी, लेकिन अगले ही पल मुस्तफ़ा की बारी हाथ में उसकी मज़ीद चीखों का गला घोंटा, और वो इसे शिकंजे में महज़ बड़बड़ा कर रह गई। क्योंकि मुस्तफ़ा की पुरहिद्दत साँसें उसे रुखसारों को बुरी तरह झुलसा रही थी, तभी वो मिनट के 1000वें हिस्से में उठ खड़ी हुई, और मुस्तफ़ा ने उसका इरादा भांपते हुए बेसाख्ता उसका हाथ खींचा, और वो तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए सीधा उसकी कुशादा सीने में समाई। अब फरार की तमाम राहें मक़फ़ल हो चुकी हैं, मोहतरमा वानिया साहिबा, मैं अपने मिज़ाज और आदत के खिलाफ तुम्हें बहुत रियायत बख्श चुका हूँ। अब मज़ीद की गुंजाइश ना रखना, इसलिए अगले 5 मिनट में अपना हुलिया दुरुस्त करो, हमें हवेली के लिए निकलना है, बाकी का एहतिसाब इधर ही होगा। अंगारे बरसाते लहजे में वो एक झटके से गुरूर और कुरुकर से कहता उसे वक़्त से दूर कर गया, और वो तो जैसे होश में आई थी। चंद लम्हे ही लगे थे उसे हकीकत से आशना होने में। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, इस ज़ोर-ज़बरदस्ती की शादी को साथी की गई है मेरे साथ। डरे समय लहजे में कहती वो अपना मौक़िफ़ उस पर वाज़ेह कर गई थी, क्योंकि वो हरगिज़ मुस्तफ़ा खान के रोक और दबदबे में नहीं आना चाहती थी। अगरचे ये सब कहते हुए भी दिल अंदर से सूखे पत्ते की माने लरज़ रहा था, लेकिन उसने फिर भी लहजे को हमवार रखने की पूरी नाकाम कोशिश की, और इसी जगह पर मुस्तफ़ा के कमरे से बाहर निकलते कदमों को एकदम ब्रेक लगी थी, और इसकी जिसारत और जुर्रत पर वाक़ई महफ़ूज़ हुआ था, बल्कि इशिश कर उठा। तभी धीमे कदमों चलता बराह रास्त उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वाह! क्या बात है मोहतरमा वानिया साहिबा, लगता है आबो-हवा का असर है जो इतने फल-फूल से निकल आए हैं, लेकिन ये बात दिमाग के खाने में बिठा रखो, मुस्तफ़ा खान नाम है मेरा। ये फल-फूल से काटने में मुझे हरगिज़ देर नहीं लगेगी। मैं ज़रा-सा मंज़िल से गायब क्या हुआ, तुमने तो मुझे सच में मरा हुआ ही समझ लिया। मेरा ख़्याल है अब वक़्त आ गया है कि तुम्हें इस रिश्ते के तकाज़ों का पता चलना चाहिए। सर्द और कठोर लहज़े में मायने फ़ैज़ी से कहता वो उसके पसीने छुड़ा गया था, लेकिन उसके सामने खुद को कमज़ोर और लाग़र महसूस करने वाली वो अभी भी रवादार नहीं थी। तभी बोलने की जिसारत कर गई। मैं आपकी मलकियत नहीं हूँ, ना ही आपकी ज़रख़रीद गुलाम हूँ, जो आप मुझ पर यूँ अपना रोब झाड़ेंगे। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, और ना ही इस पासदारी को। और इसकी बिना वजह की बहस और तकरार उसे ताउहीद तो दिला गई थी, और इसकी जुर्रत पर अब की दफ़ा वो सच में हैरान हुआ था। तभी उसकी तरफ बढ़ा, और दीवार की तरफ दोनों जानिब बाजू रखकर उसे कैद किया था, जो डर के मारे बिल्कुल दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी। इतना खौफ तो उसे कभी पहले वाले मुस्तफ़ा से ना आया था, जितना खौफ उसकी आँखों में छाई सफ़ाकियत से वो आज महसूस कर रही थी। मेरा ख़्याल है बहुत ढील बरती गई है तुम्हारे साथ, जो ज़बान पर इस कदर उबूसा हासिल कर चुके हो, लेकिन अब बहुत हो गया। और फिर अगले पल उसे तकरीबन घसीटते हुए लाकर उसे गाड़ी में पटका, और फिर इस कदर जारहाना तेवर लिए तो उनसे गाड़ी भगा ले गया, बिना उसके आँसू की परवाह किए, जो अब बाकायदा हिचकियों से रो रही थी। हवेली ले जाने के बजाय वो उसे सीधा गाँव वाली हवेली लाया था। टूटे-फूटे रास्ते और नाहमवार सड़कों ने उसकी कमर तख्ता कर दी थी। ऊपर से जिस वक़्त वो हवेली पहुँचे थे, मूवी लाइट का भी कोई अता-पता नहीं था। गाँव से उसे हमेशा इसलिए चिढ़ रही थी, यहाँ की ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं था, और लाइट का मसला तो ख़ैर शुरू से ही था। खूब अंधेरा, और ऊपर से मुस्तफ़ा के तेवर इसे सच में छक्के छुड़ा रहे थे। लालटेन के माध्यम से रोशनी हवेली के दिखता कामत हाल में फिर भी कुछ रोशनी किए हुए थी। खाना खाने के बाद वो तो छत पर बिस्तर उठाए चला आया था। शायद लाइट के आने का दौर-दूर तक कोई इरादा नहीं था, और वो वहीं बैठी एक दफ़ा फिर किस्मत की सितमगरी पर आबीदा हो रही थी। खाना भी उसने ना होने के बराबर खाया था। अब तुम्हें क्या इन्विटेशन कार्ड देना पड़ेगा ऊपर आने के लिए? और वो जो अपनी किस्मत से शिकवा करा थी, उसकी बात पर ऊँट खड़ी हुई। क्योंकि सामने बर्तन उठाए मुलाज़िमा के सामने वो
कोई तमाशा नहीं चाहती थी। ऊपर से मुस्तफ़ा के अंदाज़ ऐसे थे कि वो आँखों से ही उसे भस्म करने के दर पे था। छत पे दोनों चारपाइयाँ बराबर में बिछी हुई थीं, जिनमें से एक पर मुस्तफ़ा बड़े आराम से लेटा हुआ था और दूसरी खाली थी, जो कि ग़ालिबन उसके लिए थी। और फिर उस रवि से चलती हुई चारपाई की एक साइड पर टेक लगी। खुली छत और तारों भरी रात। कहने को तो एक सुहाना मंज़र था, लेकिन उसके लिए वो तो किसी अज़ाब से कम न था। यूँ भी उसे खुले आसमान तले कभी नींद नहीं आई थी। और फिर थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा तो सो गया था, लेकिन वो अभी तक यूँ ही बैठी थी। ऊपर से छत पर मच्छर इस कदर ज़्यादा था कि वो चंद ही पल में रोने वाली हो गई थी। इसकी दबी-दबी सुर्खियों पर उसकी आँख खुली थी। चौथा घर के बाहर जल्दी सो गया। क्या हुआ? भूजल आवाज़ में पूछा गया। मुझे मुझे मच्छर काट रहे हैं, मिनमिनाते हुए कहा। सलाम है कि जिसारत पर जो काम मुझसे आज तक न हुआ, वो चंद लम्हों में कर गए। खशमगीन निगाहों से देखते हुए कहा था। दिखाओ कहाँ जिसारत की है। और अगली ही पल उसने पाँव आगे किए थे, जहाँ जा बचा मच्छरों के काटने से दाने बन गए थे। और मोबाइल की रोशनी में इसके आंसू भी मोतियों की सूरत गिर रहे थे। मच्छरों ने न सिर्फ उसके हाथ पाँव बल्कि गर्दन को भी निशाना बनाया था, जिससे गर्दन अच्छे खासे सोख हो रही थी। और फिर वो उठा था और अगली ही पल नीचे गया। और जब वो वापस आया तो हाथ में मच्छरों वाला लोशन था, जो लाकर उसने उसकी गोद में फेंका। लगा लो, और ये ऊपर ओढ़ने के लिए होता है। उसने चारपाई पर पीछे खीस की तरफ इशारा किया, जबकि वो अब चुपचाप लोशन लगाने लगी थी। लोशन लगाने के बाद वो दोबारा यहीं सिमट कर बैठ गई, क्योंकि फिजा में अब हल्की-हल्की खनकी भी रच बस रही थी। तभी वो फिर गोया हुआ। अब क्या है? अंदाज सवालिया और फाड़ खाने वाला था। कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। और इसके जवाब पर उसने अगले ही पल उसे अपनी सिर खींचा था और सरगोशी से कैफियत में बोला, और मेरी भी तुम खराब कर चुकी हो, इसलिए अब सजा की हकदार तो बनती हो। इसी जिसारत पर उसने हरासा होकर उसकी तरफ देखा था और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे अपने जायज़ हक लेने के लिए? मुझे हरगिज़ तुम्हारी रज़ामंदी या इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी अभी रुखसत ही नहीं हुई। उसने जैसे आखिरी जवाब ढूँढा था, क्योंकि वो बुरा फँसी थी। वाह! क्या खूब कही। समझो, तुम्हें यहाँ रुखसत करवा के ही लाया हूँ, और क्या पता मुस्तक़बिल में मेरा इरादा बदल जाए। और वानिया तो उसके अल्फ़ाज़ों पर सुन हुई थी। वो क्या साज़िश खेल-खेल रहा था उसके साथ। और इससे पहले कि वो अपने दिमाग में कुछ कर पाती, उसकी मज़बूत गिरफ्त में वो महज़ फड़फड़ा कर रह गई थी, और चाँद भी कहीं बादलों में मुँह छुपाए गया। कितनी ही देर आँखें खोले, वो जैसे इस अनजान कमरे को तकती रही थी। ज़हन जैसे अभी मुकम्मल बेदार नहीं हुआ था। आँखों में छाए सुर्ख डोरे एक अच्छी नींद का वाज़ेह सबूत दे रहे थे। अभी वो कसरमंदी से लेटी ही हुई थी कि मुस्तफ़ा की आवाज़ एक दफ़ा फिर कानों से टकराई। उठ जाएँ मोहतरमा, ये गाँव है। यहाँ लोग मिरासियों की तरह दिन चढ़े तक नहीं सोते। और इसकी आवाज़ पर रात का सारा मंज़र एक दफ़ा फिर उसके ज़हन के पर्दों पर लहराया, जिससे वो न चाहते हुए भी सो पड़ी थी। और साथ ही निगाह कमरे पर गई, और दूसरा सवाल जो ज़हन पर पर्दों की तरह लहराया था, वो उनका बेडरूम में होने का ख़्याल था, जो मुस्तफ़ा ही उसे फ़जर के साथ उठा के लाया था, जो वो दुनिया जहाँ से बेख़बर बुरी तरह नींद में ग़रक़ थी। हवास बेदार हुए थे तो गुस्सा भी ऊद कर आया था, इसलिए वो बिना उसकी बात की परवाह किए दोबारा मुँह पर कंबल ओढ़ गई थी। मैंने कुछ कहा है वानिया? शायद तुम्हें ऊँचा सुनाई देता है? उठो जल्दी और नाश्ता बनाओ मेरे लिए, ज़रूरी काम से जाना है मुझे, पहले ही लेट हो रहा हूँ। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उनकी माँ-बहन बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, और वानिया जैसे रात का गम ही नहीं चाह रहा था। उसके नए हुक्म पर जैसे बल खा के उठी। मुझसे नहीं बनता नाश्ता, ना मुझे बनाना आता है। आ जाएगा, वैसे भी हर काम करने से आता है। ये अलग बात है कि तुम्हारी दाल अभी तक चालाकियों से ही गलती रही। खुद पर अच्छे से परफ्यूम स्प्रे करके वो उसी तरफ पलटा था, जो उसे उफ़ाड़ नज़रों से घूर रही थी। मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी, नौकरानी नहीं हूँ मैं आपकी। ठीक है, ना बनाओ, बीवी तो हो ना। चलो, बीवियों वाले हकूक़ पूरे करो। अजमगीन निगाहों से घूरते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा था, जिसकी गर्दन अब नफ़ी की सूरत में हिल रही थी। और इससे पहले कि वो उस तक पहुँचता, वो पहले ही सरेंडर कर गई। ओके, बनाती हूँ नाश्ता। और उसके यूँ हार मानने पर मुस्तफ़ा खान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर गुम हो गई। और फिर नाश्ते के दौरान मुस्तफ़ा खान ने उसे खूब ज़िद किया था कि वो रोने वाली हो गई थी। तो मुस्तफ़ा को चाय देते हुए बेध्यानी में ही उसके हाथ से कप छूटा, और अगले ही लम्हे सीधा उसके पाँव पर लगा। गरम चाय सारा पाँव झुलसा गई थी, जिससे अब सिसकियों के साथ आंसू भी बराबर बह रहे थे। तभी मुस्तफ़ा खान ने आगे बढ़ते हुए उसे उठाया, और उसकी इस हरकत पर वो मारे खा के दोहरी हो रही थी। तभी एहतजाज के तौर पर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहती थी, लेकिन मुस्तफ़ा की गिरफ्त से निकलना आसान कब था? क्या मसला है मुस्तफ़ा खान? क्यों ज़िंदगी तंग कर रहे हो मुझ पे? जब वो बेड पर उसे लिटा रहा था, तो वो भीगी आँखों से शिकवा कर गई। मेरा मसला हमेशा से तुम रही हो मिसेज़ मुस्तफ़ा। सहूलियत से जवाब देता वो बाहर निकल गया, जबकि वो पीछे आके आँखें मूंद गई। और रात के 9 बजे जब वो कमरे में दाखिल हुआ, पानिया दुखते पाँव के बावजूद उठ खड़ी हुई। इरादा सोफ़े पर जाकर लेटने का था, क्योंकि मज़ीद उसकी कोई भी जिसारत बर्दाश्त करने की उसमें हिम्मत न थी। तभी जब वो बेड पर से तकिया उठाने लगी, तो मुस्तफ़ा ने उसका हाथ पकड़ लिया। किधर की तैयारी मोहतरमा? मैं बेड पर नहीं लेटूँगी। तुम्हें लगता है मैं ऐसे चौंचले बर्दाश्त करूँगा? मैंने ऐसा कोई तकाज़ा नहीं किया। और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कोई तकाज़ा करने का हक़ रखती हो? इसकी आँखों में बग़ौर देखते हुए चुभता हुआ सवाल पूछा गया, जिस पर वानिया नज़रें झुका
मेरा ख़्याल है अय्याशी के दिन ख़त्म हो गए हैं मानिया बेगम, इसलिए चुपचाप अपनी जगह पर लेटे जाकर जितना तुमने मुझे मरा हुआ समझकर फ़ायदा उठाना था उठा लिया। अब मेरे हकूक़ से ग़फ़लत का सोचना भी बंद। ना मैं फ़रिश्ता सिर्फ़ मर्दों में से हूँ। और मानिया तो इस दुख-चाव से जैसे मर्द को देख कर रह गई थी। कितना अजीब था वो शख़्स, मानिया को कभी उसके मिज़ाज की समझ ही नहीं आ सकी। मैंने ज़िंदगी में बहुत खुदगर्ज़ इंसान देखे हैं मानिया, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे जितना खुदगर्ज़ शायद ही कोई हो। अजीब दुख दुख भरा अंदाज़ था। तारीफ़ का शुक्रिया, वैसे कोई नई बात करे। अपनी खूबियों से मैं अच्छे से आगाह हूँ, कठोर लहजे में बोलती वो ना चाहते हुए भी। बेड के कोने पर टिक गई थी, तभी वो तिरछा लेटा, उसकी गोद में सरक गया और वानिया उसके कमर पर दम साधे बैठी रह गई। अजीब था वो शख्स, जितना वो उसे दूर भागती थी, उतना वो उसकी तरफ माइल होता। लेकिन वो चीज़ उसने नोट की थी कि वो उसके लहजे में डराने वाली चुभन जो पहले नहीं होती थी। सर दबाव उसके अग्नि मुखों पर पेच ताव खाकर रह गई थी, तभी वो खुद ही बोल पड़ा। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल इस वक्त मेरा गला दबाने का चाह रहा होगा, और इसकी कदर सही पेशन गोई पर वो तेरे दिल में उसकी सहानत की कायल हुई। इस कदर नफरत की वजह पूछ सकता हूँ? जिससे मोहब्बत की कोई वजह नहीं होती ना, बस हो जाती है, ऐसे ही नफ़रत की भी कोई वजह नहीं होती, बस हो जाती है। मोहब्बत बेअख्तियार जज़्बा है, नफ़रत में ताकत नहीं होती कि बिना किसी वजह के किसी के दिल में उतर जाए। वजह बताओ वानिया मुस्तफ़ा खान, कसम उठाकर कहता हूँ तुम पर कोई भी इल्ज़ाम आए बिना तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, क्योंकि इस एक तरफ़ा सफ़र में मैं थकने लगा हूँ। वानिया का दिल क्या था एक-एक बार खोल कर रख दे, लेकिन वो चुप हो गई। मुझे नींद आ रही है। मुझे पता है तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम झूठ बोल रही हो। नींद वा आँखें खोलते हुए उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो सकती है? नहीं। एक उनकी बात पे उसने जैसे बात खत्म करनी चाहिए। चलो मैं बताता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई, तभी बेसाख्ता वो भूल गई। झूठ आपको कभी मुझसे मोहब्बत नहीं थी, ना कभी हो सकती है। ये सब ढोंग है जिसे तुम बखूबी रचा रहे हो, लेकिन कब तक? कैसे दूँ? इतनी अकल समझ तो है तुम में कि मैं जैसा असल रसूख वाला आदमी ढोंग क्यों रचाने लगा? जबकि ये बात मैं बचपन से जानता हूँ कि तुम मेरी ही मलकियत हो, फिर मैं ऐसे नाटक क्यों करूँगा? वो आज जैसे लंबी गुफ्तगू करने का कादिर था, इसलिए वो जितना दूर भाग रही थी, वो उतनी ही बातों को तूल दे रहा था। और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, दरवाज़े पर होने वाली दस्तक ने दोनों की तवज्जो अपनी जानिब खींची। 6 माह होने को आए थे उसे हवेली में, और इन 6 माह से उसने मुस्तफ़ा के जो रोब देखे थे, दिमाग वाक़ई उस पर एतबार करने लगा था, लेकिन दिल का क्या करती, जो अभी भी सिर पे अड़ा हुआ था। किसी के लिए वो मैसेज था, किसी के लिए वो मसीह था, तो किसी के लिए हमदर्द। कोई उसे मोहसिन मानता था, तो कोई खैरख्वाह, लेकिन वो थी कि अभी भी किसी फैसले तक नहीं पहुँची थी। इन 6 माह में तो इन दोनों के दरमियान बातचीत भी ना होने के बराबर रही, क्योंकि मुस्तक़बिल के सारे अख्तियारात उसे सौंपता हुआ वो जैसे पुरसुकून हो गया था। इस रात के बाद मुस्तफ़ा ने कभी उसे अपनी ज़रूरत के लिए नहीं पुकारा था, अलबत्ता उसकी ज़रूरियात का अच्छे से ख़्याल रखे हुए था। उस दिन मौसम सुबह से ही आबार-आलूद था, हल्की-फुल्की बारिश सारा दिन बरसती रही, और वो सुबह से निकला हुआ अभी तक हवेली नहीं लौटा था। रात के तकरीबन 12 बज गए थे, लेकिन उसका कोई अता-पता नहीं था। ज़िंदगी में पहली मर्तबा वानिया को उसकी फ़िक्र हुई थी, और वो जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे हॉल में चक्कर काट रही थी। ये तो शुक्र था कि आज लाइट थी, वरना उसका क्या होता? ये सोच कर ही उसे झिरझिरी सी आई थी। इसी लम्हे गाड़ी की आवाज़ आई, और फिर थोड़ी देर बाद वो हवेली के दाखिली दरवाजे में दाखिल हुआ। और वानिया तो उसके फ़ोन आलूद कपड़े देख कर ही साकित हो गई थी, तभी वो कदम-कदम चलता उसके करीब आकर रुका, जो अभी भी साकित खड़ी थी। "क्या हुआ? अफ़सोस हो रहा है, मेरे एक दफ़ा फिर बचाने से? ये सब क्या है?" इसकी बात को नज़रअंदाज करती हुए वो अपना सवाल कर गई। "कातिलाना हमला, लेकिन तुम्हारे लिए अफ़सोस का लम्हा है, मैं महफ़ूज़ हूँ। चलो अनुशा, मुस्तफ़ा के लिए तो शुक्र का लम्हा होगा।" और मुस्तफ़ा उसकी बात पर चौंके बिना नहीं रहा। तभी उसने लहजे में हैरत समोए पूछा, "कौन अनुज है, और मेरा नाम उसके साथ क्यों लगा रही हो? तुम्हारे इसी नाटक वाले मकरू-फ़रेब चेहरे से नफ़रत है मुझे। इतने बाअसर और असर रसूख वाले तो तुम हो, फिर ये झूठ का सहारा क्यों ले रहे हो? पहले मुझसे ज़बरदस्ती शादी का ड्रामा, प्यार मोहब्बत की फ़रेब की बातें, थकते नहीं हो तुम? इतना झूठ बोल-बोल कर बेफ़िज़ूल बकवास की जा रही हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक है, मैं बकवास कर रही हूँ ना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना मुस्तफ़ा खान, 2 कश्तियों का मुसाफ़िर न सिर्फ़ खुद डूबता है, बल्कि अपने साथ बाकी सबको भी ले डूबता है। ये कहते हुए वो रुकी नहीं थी, बल्कि थप-थप करती सीढ़ियाँ चढ़ गई। तभी मुस्तफ़ा खान भी उसके पीछे आया था। उसके हाथ बमुश्किल कोई सिरा लगा, और वो विंडो में खड़ी बुरी तरह मुश्तल हो गई। चेहरे के ज़ाविये भी ख़ासे बिगड़े हुए थे, तभी वो बिल्कुल उसके पीछे जा खड़ा हुआ। "ये अनुशा कौन है वानी?" तभी वो तड़प कर बोली, "ठीक है, अगर मेरे ही मुँह से सुनना मकसूद है तो सुनो मनचाही बीवी। तुम्हारी जिसकी मोहब्बत में तुम कुछ भी कर सकते हो, बकौल तुम्हारी बीवी के, ये तो वो लिबरल और ब्रॉड माइंडेड खातून है, जिसे तुम्हारी दूसरी शादी से कोई इश्यू नहीं पड़ना। वरना तो वो अगर तुम्हें रोकती, तो तुम आगा जान के इस नाम-नहाद मुझसे तरस खाकर शादी करने वाली ख्वाहिश से भी दस्तबरदार हो जाते।
अब चौंकने की बारी मुस्तफ़ा की हुई, जो हैरत की ज़्यादती से दम खड़ा। और वो शोलेबार नज़रों से घूरती कैसे-कैसे राज़ों से पर्दा उठा रही थी। इतने सालों की उसकी नफ़रत, गुरेज़, सब कुछ जैसे उसे समझ आने लगा। अगर मैं कहूँ कि ये सब झूठ है, तो मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं ये आगाजान को बताना चाहती थी, लेकिन तब मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। और ऊपर से तुम्हारी मौत की खबर, फिर मैं मज़ीद आगाजान को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अमेरिका चली गई। झूठ है ये सब और मुझे नहीं पता मेरे खिलाफ तुम्हारे कानों में ये ज़हर किसने भरा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे दिल के ऐवानों में हमेशा से एक ही नाम नक्श रहा है और वो है फानिया मुस्तफ़ा। एक जज़्बे से कहते हुए उसने मानिया को अपने पलकों के हिसार में लिया। मेरी इतनी गलती ज़रूर है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने इस जज़्बे से अनजान रखा, तुम पे थोड़ा रौब और दबदबा रखा, लेकिन इसके पीछे हरगिज़ ये जज़्बा नहीं था कि मैं कोई आला और वफ़ा मखलूक हूँ। मैं हस्बैंड वाइफ में हमेशा मसावी हकूक़ का ख़्वाहिशमंद हूँ, बाज़ दफ़ा हम वैसे नहीं होते जैसे वानी जैसा हमें बनना पड़ता है और ऐसा करने के पीछे बहुत सी मसलतें और मजबूरियाँ होती हैं। वैसे मैं इस अनुजा मैडम को देखना ज़रूर चाहूँगा जिसने मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोल रखा है। इसके लहजे की सदाकत पर एक पल को तो फ़ानिया ईमान ईमान ले आई थी, लेकिन इस दिल का क्या करती जो अभी भी मान नहीं रहा। तभी मुस्तफ़ा के हिसार से निकलने के लिए बेताब थी, लेकिन मुकाबिल पर तो जैसे कोई असर ही नहीं था। प्लीज़ छोड़ें मुस्तफ़ा, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है जाने मुस्तफ़ा। आप समझ नहीं रहे मुझ पे एकदम आप पर कैसे ईमान ले आए। आपको अंदाज़ा नहीं, मैंने इतने साल कितना सफ़र किया है आपकी वज़ह से और शायद आप कभी समझ ही ना सको मुझे। अजीब तोड़-फोड़ का शिकार नज़र ऐसा लगता था जैसे वो किसी भी पल रो देगी। तभी मुस्तफ़ा ने उसका रुख अपनी जानिब करते हुए शिद्दत से उसे खुद में भींचा और सरगोशी सी कैफ़ियत लिए बोला, "खुश ना रखो अपने अंदर वानी, सब कुछ बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें पुरसुकून देखना चाहता हूँ।" और वानिया जैसे उसकी बात पर ईमान ले आई थी। पता है मुस्तफ़ा, तुम मुझ पर कब मुसल्लत कर दिए गए थे जब मुझे उड़ने का शौक था। मुझे रंगों का जुनून था, मुझे ताज़ा हवा में साँस लेना पसंद था, लेकिन मैं अपनी कोई ख़्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकी। मुझे हमेशा ये बताया गया है कि मुस्तफ़ा को ये पसंद है, मुस्तफ़ा को ये नहीं पसंद, मुस्तफ़ा को कैसे कपड़े पसंद है, मुस्तफ़ा को कैसे लोग पसंद है, मुस्तफ़ा को कैसे खाना पसंद है, मुस्तफ़ा को बाहर जाना नहीं पसंद, मुस्तफ़ा मुझे तो लगता था मेरी साँसें भी मुस्तफ़ा की मोहताज हैं। मुझसे आज तक कभी कोई मेरी ख़्वाहिश नहीं पूछी गई। मुझे ऐसा लगता था मैं इंसान नहीं, मुस्तफ़ा की शान में पेश किए जाने वाला रोबोट हूँ, जो सिर्फ़ उसके इशारों पर काम करे, बस। फिर हर दिन मुझे बस फिर हर दिन मुझ पर लगने वाले फ़तवा के साथ मेरी नफ़रत भी तुम्हारे लिए बढ़ती चली गई और सोने पर सुहागा इस नफ़रत को हुआ हुआ हवा अनुशी की बातों ने दी। मैं इंटर में थी जब पहली दफ़ा मुझे उसकी कॉल आई और आप इन दिनों बाहर ही थे। फिर ये सिलसिला चल निकला। वो अक्सर अपनी और तुम्हारी तस्वीरें भी सेंड किया करती थी और ऐसे में मेरा दिल करता सब कुछ जाकर आगरा को बता दूँ, लेकिन घर में आपको मिलने वाली अहमियत से भी बखूबी आगाह थी, इसलिए जल्दी करती चुप कर जाती। क्या मैं इतना हक़ नहीं रखती थी जिस बंदे की मर्ज़ी मेरी साँसों तक चले, उसके लिए मेरी कोई अहमियत ही ना हो? क्या मैं इंसान नहीं थी या मेरी कोई इज़्ज़त-ए-नफ़्स नहीं थी? वाक़ई इख्तिताम पर वो जैसे घुट-घुट कर रो दी। तभी मुस्तफ़ा ने उसे अपने साथ लगाते हुए रोने लिया और फिर थोड़े तौक़्फ़ुफ़ के बाद बोला, "इस मामले में तुम्हारे साथ वाक़ई में ज़्यादती हुई है, लेकिन यकीन मानो इस सब में मेरा रत्ती बराबर अमल दख़ल नहीं। ये सब घरवालों के अपने गढ़े हुए मफ़रूज़े हैं। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि इस सब के लिए मैं कसूरवार हूँ, तो मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। जाने-अनजाने में तुम्हें मेरी वज़ह से दिमागी तौर पर बहुत टॉर्चर किया गया है, लेकिन दूसरे मामले में मैं खुदा को हाज़िर-नाज़िर जानकर कहता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। तो इस मामले की तह तक उतरने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है और हर महाज पर मेरे लिए कांटे बिखेर रहा है। यानी आपका सच में सनूशा नामी बला से कोई वास्ता नहीं? खुदा की बंदी यही कह रहा हूँ इतनी देर से। अच्छा वो कातिलाना हमला और इस हमले में आप महफूज़ कैसे रहे? बड़ी जल्दी ख़याल नहीं आ गया पूछने का? हल्के तन से कहा। फिर भी बताएँ तो? बस खुदा ने तुम्हें भरी जवानी में बेवा होने से बचाना था तो बचा लिया। ये अलग बात है कि तुम बेवा होने से बचना नहीं चाहती थी। इस पर वानिया ने उसे हल्की बूँदी से नवाज़ा था, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए हल्की सी जिसारत कर डाली और वानिया पल भर में सुर्ख़ हुई। अच्छा मुझे इस हसीना का दीदार तो कराओ। और फिर वानिया ने अपना सारा फ़ोन उसके आगे खोल कर रख दिया, जिसमें लातादार रोमानी पिक्चर्स और वीडियो थी और मुस्तफ़ा की चारों तरफ रोशन हो गई क्योंकि ये तो नैना थी जिसकी उसने दियार गैर में हज़ारों दफ़ा मदद की थी। एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली नैना शक्ल-सूरत में मामूली थी, पैसे के लिए वो ये सब कर गई थी। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी। फिर उसने नैना के मुतालिक सारा सच भी उसे बता दिया। वैसे मानना पड़ेगा, एडिटिंग कमाल की है। इतने रोमांस की जिसारत तो शादी के इतने सालों में भी नहीं कर सका। अब आप पटरी से उतर रहे हैं, कहते ही उसने खिसकने की कोशिश की और मुस्तफ़ा ने उसका इरादा भाँप लिया था, तभी वो उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूर कर गया। ज़ालिम हसीना, तुमने पटरी से उतरने ही कब दिया है? हमेशा से मेरे मासूम रोमांस की खातिर रही हो। खैर, अब तो गिन-गिन के बदले दूँगा। इसके बालों को कैंचा सा आज़ाद करते कानों की नोक चूमते हुए सरगोशों की कैफियत में बोला और वानिया की तो जैसे साँसें सीने में अटकी थी। तभी वो उसे देखकर हँसने लगा। इतनी सी जिसारत पर तुम्हारा ये हाल है वानी? मायने ख़ज़ी से कहता वो उसके दो आतिशी हुस्न में जैसे खोता जा रहा था और वानिया के लिए जैसे फ़रार मुश्किल हो रहा था। मुस्तफ़ा आगाजान
प्लीज़ मानिए, इस वक़्त और कुछ नहीं, बस इतना जान लो आगे जाने सबसे बखूबी आगा है। वो हमारा लहजे में कहता हुआ जैसे उसमें मुकम्मल डूब चुका था और पानिया बिल्कुल सुपुर्दगी के अंदाज में उसके कांधे पर सर रख दी, जिसकी गुर्बत में सुकून था, राहत थी। तो रीडर्स, प्यारे-प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।